गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का अध्ययन कर रहे थे जो चैप्टर वाइज है, यानी उसमें हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, पर्यावरण, साइंस एंड टेक, इन सब का वीडियो बना चुके हैं और फिजिक्स में यानी भौतिकी में पार्ट 1 हो चुका है। आज हम लोग उसका लास्ट पार्ट करेंगे। तो देखते हैं, इससे पहले हम लोग यहाँ तक आए थे, यानी चालक से संबंधित मुख्य फैक्ट। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है और चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा और चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। याद कर लीजिए, धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होगी? तो वह चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा के प्रदर्शित करती है? तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण को प्रदर्शित करेगी। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? याद कर लीजिए, मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्यूरी ताप कहेंगे। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? तो वे लौह होंगे, लोहा, आयरन। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वह लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यामोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? तो वह हमेशा ऊर्ध्वाधर होगा और त्वरित यानी आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण सबसे कम होता है जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? तो यह चुंबक फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप कार्य करता है। और कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो वह है मैग्नेटाइट। जब दंड चुंबक को लंबाई में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो वह प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम की खोज, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाएंगे और फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। इसी के लिए क्या होगा? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। इसका प्रतिरोधात्मकता अधिक और गलनांक कम होती है। जो धातु विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। अब हम लोग नाभिकीय भौतिकी के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए, यानी मंदक का काम करता है यह। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो ग्लेन टी सी बोर्ग के द्वारा। सबसे अधिक ऊर्जा किस प्रकार के विकिरण में होती है? तो वह एक्सरे विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सीडी एंडरसन ने। तो पॉजिट्रॉन की खोज तो सीडी एंडरसन ने की थी। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, यानी संलयन, यही तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर कार्य करता है। भारत में रेडियोधर्मी तत्वों का सर्वाधिक भंडार है किसका? तो प्लूटोनियम का है।
विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वह है यूरेनियम। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो वह है अल्फा, बीटा एवं गामा कण। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन? तो सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है। रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग, तो इसका उपयोग क्या होगा? अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने आदि में रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है। मेसान की खोज किसने की थी? तो हिडेकी युकाबा ने। तो मेसान की खोज हिडेकी युकाबा ने किया था। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है, वह ब्रीडर रिएक्टर है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह गामा किरणों के उत्सर्जन करता है। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक है? तो वह थोरियम है। भारत में अणुबम का विकास किसने किया? तो डॉक्टर राजा रमन्ना ने किया था। परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्ठी में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? तो वह प्रोटॉन है। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो उसका नाम है कैडमियम। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो वह है तारापुर, महाराष्ट्र का। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के किस सिद्धांत पर आधारित है? इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, यानी नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय यानी सिस्मिक पेटी में स्थित है? तो नरोरा या भूकंप 4 और बुलंदशहर यानी नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो ओटोहन एवं फ्रीट्ज स्ट्रासमैन ने। ओटोहन एवं फ्रीट्ज स्ट्रासमैन ने की थी। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र याद कर लेते हैं। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान कोटा में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा यूपी उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात में है, कैगा कर्नाटक, कुड्डनकुलम यह तमिलनाडु में है और ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। अब कुछ एक्स्ट्रा देखते हैं। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में होता है? तो तापमान मापने में। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। जल का हिमांक 0 डिग्री C है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में वह असफल रहता है तो वह कितना कार्य करेगा? तो वह 0 कार्य कर रहा है। विबगियोर स्पेक्ट्रम का संबंध किस क्षेत्र प्रकाश से है? V बराबर वायलेट, इस तरह से विबगियोर लिखेंगे। V बराबर वायलेट, R बराबर रेड, I बराबर इंडिगो, B बराबर ब्लू, Y बराबर येलो और O बराबर ऑरेंज और R बराबर रेड, यानी क्या ये 7 कलर हैं। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण, यानी इनर्शिया के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाहाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से संबंधित है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उस विधि को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे लोग टेलीफैक्स। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में तो 212 डिग्री F यानी F फ़ारेनहाइट। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह सीबेक प्रभाव पर कार्य
करता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? तो 47 डिग्री सी। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है अथवा पाइप फट जाएगी। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण यह आधार है, यह लंब हो गया। अगर यह आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो परावर्तित किरण भी यह भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। दोनों की दोनों क्या होगा? दोनों बराबर होते हैं, देखिए इस तरह से। और इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? उसका नाम है स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते वे क्या कहलाते हैं? वे विद्युत रोधी हैं। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? -1। और किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो छड़ धनावेशित हो जाएगा। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन, इसमें ईंधन क्या है? हाइड्रोजन लगभग समाप्त हो जाता है तो वह श्वेत बौने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित होता है। इस स्थिति में उसके केंद्र भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, लगभग 1,00,000 केल्विन, तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेहक यानी फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेंट अपोजिट है दोनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्राइबोलॉजी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? तो यह अटकामा, यह पेरू में है। कहाँ है? तो पेरू में है। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और यह दूरबीन कहाँ है? तो अमेरिका में, यूएस यानी नासा का है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंथन यानी नियंत्रण हेतु भारी जल में किया तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह था यूरी गागरिन, रूसी अंतरिक्ष यात्री था। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, यह रूसी अंतरिक्ष यात्री थी जो 1963 में अंतरिक्ष में गई थी। GIF यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? तो वह उद्दीप्त विकिरण होता है। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का परसेंट है 3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होता है? ज्वाला का तो वह गोलाकार हो जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह गलनांक घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से कम उसको क्या कहेंगे? इंफ्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो वह अनुदैर्घ्य यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो वह ओजोन परत है। और कौन करेगा? तो ओजोन गैस है जो ओजोन परत में है। और यह कहाँ है? तो समताप मंडल में है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब घट जाएगा। दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो वे अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी किसने दिया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत तो ये न्यूटन महोदय दिए थे।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना कहाँ तो बेंगलुरु में की गई है। बेंगलुरु कहाँ है तो कर्नाटक में। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है तो वह है बैगनी रंग का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है तो वह 2 उत्तल लेंसों से बनाया जाता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा तो वह आपको काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है तो उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? रडार संचुलन से बचाव के लिए। शीशे के रंजन यानी सिल्वरिंग ग्लास मतलब कि शीशे पर रजत यानी चांदी का परत चढ़ाए जाना के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है तो उसका नाम याद कीजिए तो वह है सिल्वर नाइट्रेट होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता? काला। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं तो वह नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नांगल, पंजाब में है। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है तो वह फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफ्रोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वह दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा ट्रैक हो जाएगा वह। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है तो वह नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष आरंभ की गई तो 1957 में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है तो वह है काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं तो एक भी नहीं, वह पेट्रोल और केरोसिन में आएगा। परम ताप का वह भी प्रथम बिंदु होता है। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहाँ सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है तो वह है परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन क्या होगा तो वह अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है तो उसको कहेंगे साइबरनेटिक्स। क्या कहेंगे? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है तो वह है गामा किरण। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया तो एनरिको फर्मी ने दिया था। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है तो एक ऑफ-चाई ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है तो वह है द्रव्यमान को। त्वरित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं तो वे हैं तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी यानी वह हल्का होगा। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है तो 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ऊर्जा का और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी मोलिकुलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है तो तमिलनाडु में है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप की स्थिति में। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी एफएम में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत तो आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है तो वह है व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट
धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ECG किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो वह हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं? तो वह है ध्रुवन यानी पोलराइजेशन। वायु शीतलन यह किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में यानी एयर कंडीशनिंग की बात है। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक समय दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो वह है दूरबीन, बाइनोकुलर। और पोजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी एक पोजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश क्या? तो इलेक्ट्रॉन, यानी यह इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? यह समान चाल एवं परिवर्तित वेग का उदाहरण है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह द्रव क्या होगा? तो उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित है? तो समुद्र की लहरों में द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये सब विद्यमान हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ किस ताप पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो वह क्यूरी ताप पर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती हैं। कोई व्यक्ति केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। कोई वस्तु, तो कौन सी ऊर्जा गिरने के दौरान स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। और चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एन चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल संबंधी शोध के लिए 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? वह थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको 1930 में प्रदान किया गया था। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो वह अंडाकार कहेंगे, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ है। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश से यानी उसको ब्रश किया जाता है तो लौटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थितिज विद्युत आवेश प्रेरित हो जाता है। लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियाँ, इसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला, जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तब क्या होगा? जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा विकल्प, जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तब इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। और इसका अपोजिट कब होगा? जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब वो लगेगा कि वे अंतरिक्ष में चले गए, यानी इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। और प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत, तो देखते हैं। यह यंत्र है और सिद्धांत, भाप का इंजन, तो यह ऊष्मागतिकी का सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रेक्षण न्यूटन का गति सिद्धांत। रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण तरंगों के सिद्धांत पर। और वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार प्रसरव तरंगों का परावर्तन। प्रकाश रेस यानी तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। भौतिकी एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर उनका नाम है, वह कहाँ पर है और वो किस राज्य में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ जो यूपी में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह देहरादून में है जो यूके यानी उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून यानी उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान यह नई दिल्ली दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली यह दिल्ली में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा झारखंड में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यह मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिक यह मुंबई में यह महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस यह नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे यह भी महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुड्डी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यह पणजी गोवा में है। आगे देखिए, यहाँ से भी एक नंबर पक्का करते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग यानी युक्ति है और ऊर्जा रूपांतरण है। तो शुरू करते हैं। विद्युत हीटर यह क्या करेगा, तो यह विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा तो पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत अपघटन तो यानी विद्युत चार्ज होगा तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। बिजली का पंखा यह है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र क्या, तो वह बैरोग्राफ कहलाता है। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।